हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। सो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज का AEW डायनामाइट, जो मेरे ओपिनियन में पिछले 6 या 7 हफ्तों से AEW ने कितना भी उनका बैक स्टेज में ड्रामा चल रहा हो, कितना भी उनका सीएम पंक और एलीट और यंग बग्स का ड्रामा चलाओ, टोनी खान का जो मीडिया स्क्रम था उसमें चलाओ, बट एक चीज वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, वो है उनकी वीकली शोज। और जो ऑल आउट पेपर व्यू था वो काफी ज्यादा हेक्टिक वीकेंड हो गया था। क्लैश ऑफ द कैसल के बाद NXT का कुछ वर्ल्ड्स कोलाइड, फिर ऑल आउट, तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था। तो मेरे ख्याल से AEW ने ऑल आउट से लेके अब तक जितने भी 2 शोज करे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं। पिछले शो का भी हमने देखा था MJF और जॉन मॉक्सली का प्रोमो, जो उनके बीच में बैक एंड फोर्थ हुआ। जॉन मॉक्सली का जो इंडिविजुअल प्रोमो जो उन्होंने AEW के मेन ऑडियंस को दिया था वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। पिछले व्हीलर यूटा और डेनियल गार्सिया का जो ROH प्योर टाइटल का मैच था वो भी काफी अच्छा था। तो मेरे ख्याल से AEW को चाहे कितना भी लोग क्रिटिसाइज कर लें, बट इनका जो प्रोडक्ट, इन रिंग प्रोडक्ट है, वो काफी अच्छा है। हाँ, इसमें काफी सारे लकूनास हैं। वुमेन्स टाइटल को कैसे बुक करने वाले हैं, ब्रिट बेकर और जेमी हेटर को ज्यादा तवज्जो मिल रही है इंस्टेड ऑफ टोनी स्टॉर्म, जो उनकी इंटरिम वुमेन्स चैंपियन है। और वो इंटरिम है, ओरिजिनल तो कोई और है, वो है थंडर रोजा। अथीना ने अभी रिसेंटली अपना मैच हारा था जेड कारगिल से एट ऑल आउट। बट ओवरऑल हम देखें ना, तो ये जो प्रोडक्ट ये हमारे सामने फर्निश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्साइटिंग। और भले ही कितना भूचाल और कितने भी ऊपर नीचे अच्छा बुरा हो जाए AEW के साथ, बट इनका जो वीकली प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल से रॉ और स्मैकडाउन से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट इनका प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो इस वीक के आज के डायनामाइट में हमको देखने को मिले जॉन मॉक्सली वर्सेस सैमी गुएवारा, जिन्होंने शो शुरू किया और शो एंड किया, मेन इवेंट किया ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको ने। बीच में था ये लेडीज का एक मैच था, टैग टीम मैच था। अब ये टैग टीम क्यों था मेरे को नहीं पता। कीथ ली और स्वर्व इन आवर ग्लोरी वर्सेस द लूचा ब्रदर्स के बीच में एक टाइटल मैच था, और वो चीज हम इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो AEW डायनामाइट स्टार्ट हुआ वो था जॉन मॉक्सली वर्सेस सैमी गुएवारा। और ये टेक्निकली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और JAS जेरिकोज एप्रिसिएशन सोसाइटी के बीच में ये पूरा चल रहा है। पिछ फरवरी से लेके अब सितंबर का मिड आ गया, तब अभी भी जेरिको वर्सेस ब्लैकपूल का ही भसड़ मची हुई है। तो ये था ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, जब पिछले हफ्ते सैमी गुएवारा ने डिफीट किया था डार्बी एलन। उसमें काफी सारे लोगों के फेवरेट थे डार्बी एलन की, वो डिफीट कर सकते हैं सैमी गुएवारा को, और वो शायद जॉन मॉक्सली के साथ एक और मैच कर सकते हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली और सैमी गुएवारा के बीच में भी एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री, और जॉन मॉक्सली डार्बी एलन को अपना छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, मैं जब जैसे देखता हूँ। तो फाइनली जी पिछले हफ्ते के रैम्पेज में सैमी गुएवारा ने डिफीट किया था डार्बी एलन को, और आज उन्होंने फेस किया जॉन मॉक्सली को। और इस मैच में आने से पहले AEW का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें वो रोड टू शो का नाम, जैसे रोड टू ग्रैंड स्लैम या रोड टू आज का शो, उसमें उन्होंने सैमी गुएवारा के काफी ज्यादा पैशनेट प्रोमो था कि भाई सबको मौका मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। मेरे को जब मैं प्रोमो सुना तो मेरे को लगा नहीं, अच्छा प्रोमो है, वेरी गुड। हाँ, बंदा इमोशनल और पैशनेट होकर बोल रहा है। मेरे को रियलाइज हुआ नहीं भाई, सैमी तू ऑलरेडी 3 टाइम TNT चैंपियन है, तू जेरिको की एप्रिसिएशन सोसाइटी है, तेरी वाइफ है, इन सब के साथ तेरे ड्रामे चल रहे हैं, तेरे को इतना कंसिस्टेंटली स्क्रीन टाइम मिलता है, बट फिर ये रोना रोना किस बात। बट चलो ठीक है, अब रेसलिंग है तो यही रेसलिंग है, उससे हम उतना ज्यादा साइंस नहीं इन्वॉल्व कर सकते। ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी नहीं चल रही कि लॉजिक की ढूंढते हैं। तो ये मैच का फास्ट फॉरवर्ड, जॉन मॉक्सली वर्सेस सैमी गुएवारा का मैच काफी अच्छा था। सैमी गुएवारा हाई फ्लायर, जॉन मॉक्सली हम सबको पता है। तो ये मैच काफी ज्यादा ब्रूटल और जॉन मॉक्सली स्टाइल था, जिसको धीरे धीरे सैमी गुएवारा ने भी अपनी तरफ शिफ्ट किया। और कुछ ऐसे स्पॉट्स थे कि जहां मेरे को लग रहा था कि क्या सच में ये प्लान कर रहे हैं सैमी गुएवारा के साथ, बट ऑब्वियसली नहीं। और मैच को फाइनली जीता जॉन मॉक्सली ने, और उन्होंने पिन किया सैमी गुएवारा को। और अब वो फेस करने वाले हैं मेन इवेंट के विनर को अगले हफ्ते के मेन इवेंट में, जिसमें वो क्राउन करेंगे AEW वर्ल्ड चैंपियन। अब ये कोई इंटरिम नहीं होगा, ये फाइनल बंदा होगा। इसके बाद था MJF का प्रोमो। तो ये आज का MJF का प्रोमो था, बेसिकली क्या था कि इससे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो जॉन मॉक्सली को ही फेस करने वाले हैं अपनी रिटर्न के बाद। तो अभी
मैच ग्रैंड स्लैम का हुआ नहीं है जो अगले हफ्ते है, क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन भी अभी पेंडिंग है होना, मतलब आज के एपिसोड के मेन इवेंट में वो हो गया। बट वो उन्होंने सारा फोकस अभी भी जॉन मॉक्सली की तरफ था। अब इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं कि टोनी खान पीछे से सोच रहे हो कि लोगों को लगे कि एमजेएफ फेस करने वाले हैं जॉन मॉक्सली को, एमजेएफ चैलेंज करेंगे जॉन मॉक्सली को, और वो पीछे से डाल दें ब्रायन डेनियल्सन को एज एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। तो मेरे ख्याल से टोनी खान के दिमाग में ये सब चीजें भी चल रही होंगी, बट वो तो टाइम में बताएगा क्या चल रहा है। और ये शायद बहुत बड़ा एक स्वर्व हो सकता है हमारे साथ कि एमजेएफ इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग जॉन मॉक्सली वो चैलेंज करते ब्रायन डेनियल्सन को। तो एमजेएफ का प्रोमो था, इन्होंने जॉन मॉक्सली के जो अल्कोहल एडिक्शन था, जो मतलब फरवरी के टाइम से मतलब पिछले साल के एंड में वो अपने एक छोटे से ब्रेक पे चले गए थे, अपने नशा मुक्ति केंद्र में चले गए थे। उसके बाद एमजेएफ ने बात करी कि मैं 2012 का 2020 का एमजेएफ नहीं हूँ, अब मैं काफी चेंज हुआ हूँ। उसका मतलब वही था कि एमजेएफ ने लास्ट बार चैलेंज किया था जॉन मॉक्सली को, वो था ऑल आउट 2020। पैंडेमिक कह रहा था ये शो उतना ज्यादा खास नहीं था, बट ये जो क्लोजिंग मैच था काफी अच्छा था। इसमें मैक्सवेल ने चैलेंज किया था जॉन मॉक्सली को फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसमें उन्होंने उनको डिफीट कर दिया था। तो इस प्रोमो में एमजेएफ ने काफी सारी चीजें कवर करी, बट उन्होंने मतलब एक मोटी सी चीज जो सबसे बड़ा एक दिखने में एक चीज लगता है कि भाई क्या जॉन मॉक्सली वर्सेस एमजेएफ आने वाली फ्यूड होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अगर जॉन मॉक्सली और एमजेएफ की भी एक फ्यूड चले, वो भी इन द मीन टाइम ब्रायन डेनियल्सन और वो अगर टाइटल जीतते हैं, तो मेरे ख्याल से वो 6-7 हफ्ते या 6-7 महीने, तो महीने तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 3 या 4 महीने फुल ईयर तक वो टाइटल को होल्ड कर सकते हैं। और इसके बीच के दौरान में काफी सारे एक्साइटिंग मैच को देखने को मिल सकते हैं एज अ ब्रायन डेनियल्सन चैंपियन। सो ये प्रोमो के बाद एमजेएफ ने अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया जो है स्टोकली हैथवे, ईथन पेज, ली मोरियार्टी, एस बॉयज और विलियम मॉरिसी। वो विलियम मॉरिसी इस फोटो में नहीं आ रहे, और आज का जो सेगमेंट था उसकी फोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो स्टोकली हैथवे ने मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे कभी कभार कोई फैक्शन बन जाता है। मैं सबसे पहला फैक्शन जो मेरे दिमाग में अभी से याद आया वो है इनर सर्कल। एईडब्ल्यू डायनामाइट का जो डेब्यू एपिसोड था अक्टूबर 2019 में, तो उसके क्लोजिंग मोमेंट्स में हमको एईडब्ल्यू का पहला फैक्शन जो था इनर सर्कल, वो हमें बनता हुआ मिला, जिसमें क्रिस जेरिको ने हर एक मेंबर को एक्सप्लेन किया था कि भाई ये बंदा इस टीम में है तो उसकी वजह क्या है। उसके बाद जो अगला फैक्शन जो मेरे को याद है वो था ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, जिसमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन स्टार्टिंग में तो लड़ रहे थे, बट लड़ नहीं रहे थे। ब्रायन डेनियल्सन ने मॉक्सली को ऑफर दिया था कि हम दोनों फेस टू फेस होंगे तो हम तो आग लगा ही देंगे ऑब्वियसली, बट कितना बड़ा हम चीजें बना सकते हैं, कितना बड़ा एक रेसलिंग एम्पायर बना सकते हैं अगर हम दोनों हाथ में। तो उनका एक मैच हुआ था रेवोल्यूशन 2022 में इसी साल फरवरी के टाइम में, और उसी टाइम विलियम रीगल ने उनकी दोस्ती कराई दी थी, और उसके बाद से ही बना ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब में उसके बाद ज्वाइन किया विले क्यूटा ने, उसके बाद ज्वाइन किया क्लॉडियो ने, सिजारो ने, और उसके बाद मेरे ख्याल से डेनियल गार्सिया भी लाइन में है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ये ग्रुप। तो सिमिलरली वो जो ट्रेंड पिछले 2 साल में एईडब्ल्यू ने किया है, सेम चीज आज स्टोकली हैथवे ने करी। तो एस बॉयज को सबसे पहले तो उन्होंने विलियम मॉरिसी को उससे साथ एक छोटा सा प्रोमो किया था कि तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा और तू अपनी मर्जी की कर ले। दूसरा उन्होंने मतलब एड्रेस किया ली मोरियार्टी को। ली मोरियार्टी को बोला कि तू आरओएच प्योर टाइटल के लिए बना है, और मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तेरे कमर पे आरओएच प्योर टाइटल नहीं हो। फिर उसके बाद एस बॉयज, और एस बॉयज मतलब अपने फादर से थोड़े अलग हो गए हैं, तो ही स्टोकली ने उन्हें बोला कि ठीक है, तुमको अपने बूढ़े बाप की छत्र छाया में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा। फिर ली मोरियार्टी ने माइक दिया ईथन पेज को, और ईथन पेज ये बंदा है जिसको जैसे ही माइक दिया ना तो ऑडियंस का एक रिस्पॉन्स आया। इससे अपने आप पता चलता है कि टोनी खान को किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज पे फोकस नहीं करना। एक बार चेक कर लो रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ हो रहा है। हाँ, इस चीज से पता चल जाता है कि ऑडियंस के रिएक्शन से ही कि टोनी को कहाँ फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना। तो मेरे ख्याल से टोनी खान बहुत स्मार्ट इंडिविजुअल है, और वो धीरे धीरे ऑडियंस की नब्ज को समझना जान रहे हैं। पिछले 6 महीने से तो नहीं दिखा, बट जर्नली मेरे को पता है। तो ईथन पेज ने बोला मैं कनाडा से हूँ,
वो एक अटलांटिक कंट्री है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप जीतूं। तो ये सब चीज़ अगले 1-2 हफ्ते में नहीं होने वाली, और ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे स्लोली 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 बिल्ड होंगी, और 6 या 7 महीने में इन चारों बंदों का अगर ये एक साथ बने रहे तो हमको एक बड़ा फैक्शन देखने को मिल सकता है जहाँ सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड हो। तो इसी सेगमेंट में स्टोकली हैथवे ने बोला कि ठीक है, ये बंदे हैं, इनका ये मोटिव है। अच्छा लगा कि मतलब वो बंदा साथ में आया, तो उसके पीछे रीजन क्या वजह। इसके बाद था एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट मैच था, जंगल बॉय वर्सेस जे लीथल। मैच में उतना कुछ ज्यादा खास है नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछला जो ऑल आउट पेपर व्यू था, क्रिश्चियन केज ने को वही इंजरी हुई है जो सीएम पंक को हो रखी है। तो मेरे ख्याल से क्रिश्चियन केज भी अब 6 से 9 महीने के लिए अब वो AEW से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो इंजन है, उन्होंने शायद अपनी बाइसेप को कुछ कर लिया है, उसमें मसल फट गया है, जो भी हुआ है वो राम जाने, वो बेटर हो जाने। बट इसमें अब ये दिक्कत है कि वो जो क्रिश्चियन के जो जंगल बॉय के बीच में जो फ्यूड चल रही थी, वो मेरे ख्याल से AEW की मतलब सेकंड या थर्ड मोस्ट हॉटेस्ट फ्यूड थी। इन दोनों के बीच में जो प्रोमो का बैटल हुआ वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय की माँ बहन की जो उनके मुंह पे जो बेइज्जतियां मारी और जो जो उसने हरकतें करी, तो मेरे ख्याल से जंगल बॉय डिजर्व करता है अपना एक रेट्रीब्यूशन। बट अनफॉर्चुनेटली जंगल बॉय का जो ड्रीम, मतलब जो उन्होंने सोचा था कि ऑल आउट के बाद मैं करना चाहूंगा, बट और क्रिश्चियन केज इंजर हो गए, और वो शायद 6 से 9 महीने के लिए अब ऑल आउट हो चुका। ऑल आउट के बाद वो बंदा ही आउट हो चुका। तो जो भी है यही है। तो इस पीरियड के दौरान मतलब आने वाले 8 महीने में टोनी खान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है, वो है जंगल बॉय को रेलेवेंट रखना। जंगल बॉय की स्ट्रीक जो है, जंगल बॉय का जो ऑरा है, उसको उतना ही गर्म रखना जितना वो ऑल आउट में जाने से पहले थे। अब इस बीच में होगा एक जो लूचासोरस वाला एंगल है, हमको लूचासोरस का एक्सप्लेनेशन नहीं पता चली आज तक कि भाई तूने मतलब किया जो भी किया, पहले क्रिश्चियन केज के साथ था, फिर तू जंगल बॉय के साथ हो गया, फिर ऑल आउट में तुमने जंगल बॉय को जलते हुए पायरो के टेबल पे फेंक दिया। तो मतलब तू कम से कम कुछ वजह तो बता। 65 बिलियन साल पहले डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी, उसका बदला तू जंगल बॉय से क्या। बट इन एनीवेज इस मैच में विक्ट्री मिली जंगल बॉय को। और जे लीथल के बारे में कितना कहूँ, उतनी तारीफ कम है। बंदा मतलब काफी मस्त प्रोफेशनल रेसलर है, बट जो है सो है। बट मैच जीता जंगल बॉय ने, और धीरे धीरे मोमेंटम मेरे ख्याल से जंगल बॉय पिक कर रहे हैं। बट अगर टोनी चाहे तो वो जंगल बॉय को TNT टाइटल के आसपास भी नहीं रख सकते, क्योंकि वार्डलो की जो टाइटल रेन है वो भी उतनी ज्यादा खास नहीं चल रही, और अगर वार्डलो डिफीट कर देते हैं जंगल बॉय को तो मेरे ख्याल से भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से जंगल बॉय को क्या करना चाहिए, जंगल बॉय को अपनी फ्रेंड जो है, उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड एना जे, उनके साथ मिलके सैमी गवारा और टाई कॉन्टी के साथ फ्यूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रिश्चियन केज आए तो वो अटैक करेंगे एना जे को, और मतलब जो भी टोनी खान सोचे। बट मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा जंगल बॉय के लिए आने वाले 6 महीने। उसके बाद जो हुआ, आग लगा दी इन दोनों ने। अब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये टाइटल मैच क्यों था। रीजन बीइंग जो अगले हफ्ते कीथ ली स्वर्व इन आवर ग्लोरी फेस करने वाले हैं दी अक्लेम को, वो एट ग्रैंड स्लैम जहाँ वो रखने वाले हैं अपना टाइटल ऑन द लाइन। तो 90% लोगों का यही मानना है कि न्यूयॉर्क जो शिकागो में जो क्राउड था और जो रिस्पॉन्स इनको मिला दी अक्लेम को, वो काफी ज्यादा मतलब जादुई नहीं होता कि मतलब सारे सितारे एक साथ अलाइन हो रखे और इतना अच्छा माहौल बना। तो शायद टोनी खान के दिमाग में ऑलरेडी वही चीज थी कि वो आने वाले 1-1.5 हफ्ते में, मतलब ऑल आउट से 3 हफ्ते के बाद ही ग्रैंड स्लैम है, तो इन 3 हफ्ते में वो अक्लेम को एक और टाइटल मैच दे सकते हैं, और वो शायद टाइटल चेंज भी करा सकते हैं स्वर्व इन आवर ग्लोरी से अक्लेम के हाथ। तो इस पूरे केस में मेरे को एक चीज काफी अच्छी लगी, जो अक्लेम है वो मतलब AEW का खुद का होम ग्रोन टैलेंट है, और वो किस तरीके से वो क्राउड के बीच में इतना फेमस हो गया है, जिसको कहते हैं ना ओवर है, मतलब क्राउड उनको देखते ही पागल हो गई। तो वो काफी अच्छा लग रहा है, और मैं काफी मतलब वो भी लगा कि मतलब मैक्स कैस्टर का मतलब वो उतने ज्यादा हाई लेवल टेक्निकल प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, बट वो उनका माइक स्किल और जो उनकी रैपिंग स्किल्स है वो ओवर द टॉप। और वहीं दूसरी तरफ एंथनी बोवेंस है, वो उनका माइक तो ठीक है, उतना ज्यादा उनको बोलने को मिलता नहीं, बट उनकी जो रेसलिंग है वो काफी अच्छी है। तो ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से सूट करते हैं, और साथ में जो वो गन क्लब का बात है बिली गन, उसके साथ भी वो जो सिजर मी डैडी वगैरह है वो क्राउड को काफी पसंद आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स द राइट टाइम कि टोनी कुछ करें। बट पहले उससे पहले इस मैच की बात कर लेते हैं।
तो इस मैच में 3-4 अच्छे-अच्छे स्पॉट्स थे, हाई फ्लाई थे, टॉप रोप वो सीधा था। बट इसमें जो एक सबसे बड़ा मस्त स्पॉट था वो स्पॉट की फोटो नहीं है मेरे पास। तो वो स्पॉट था कि पेंटागन ने कैनेडियन डिस्ट्रॉयर मारा था कीथ ली में। तो क्राउड जो था वो लिटरली पागल हो गया था। मैं इस बेड पे लेटा हुआ था, मैं देख के हिल गया कि तुम ये क्या कर रही। बट कोई टाइटल चेंज नहीं हुआ और फाइनली कीथ और स्वर्व ने जीता, अब रिटेन किया अपना ये टाइटल। सो अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो कीथ ली और स्वर्व की जो टैग टीम है, इनको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला। बट इस टाइम में इन्होंने वो काम कर दिया जो इनको करना चाहिए, जो एज अ प्रोफेशनल इनको करना चाहिए। बट मेरा एक 10% जो मैंने बोला कि 90% टाइटल अगले हफ्ते स्विच होने वाला है एट ग्रैंड स्लैम, बट इसका 10% चांस है कि ना हो, क्योंकि इस पूरे डायनामिक में जो स्वर्व है ये है हील और बेबी फेस है कीथ ली। तो अगर ग्रैंड स्लैम में अगर इन दोनों को सच में इन होम टाउन बॉयज का मूड खराब करना है तो कीथ ली भी अपना हील टर्न कर सकती है। और ये दोनों अगर हील हो तो मेरे ख्याल से काफी मस्त डायनामिक देखने को मिल जाएगा और इनकी टाइटल रेंज शायद थोड़ी और लंबी चल जाए। बट ऑन द सेम हैंड की मतलब जितने गर्म अभी दी अक्लेम है, मतलब लोहा गर्म है हथौड़ा मारना है टोनी खान को। तो उसके बाद जो अक्लेम है वो भी चैलेंज कर वो अगर जीत जाता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद जो है वो चैलेंज तब स्टार्ट होगा कि अक्लेम फिर किसको चैलेंज करेगा। एज बॉयज को क्या वही राइवलरी फिर से रिवाइव कर सकते हैं। यंग बक्स मेरे ख्याल से बाहर हैं, लूचा ब्रदर्स ट्रियोस टाइटल के साथ इन्वॉल्व हैं, सेंटेना एंड ऑर्टिज, सेंटेना आउट हैं। तो अभी FTR मेरे ख्याल से वो भी बेबी फेस हैं, तो वो मेरे ख्याल से अक्लेम के टाइटल के पीछे नहीं भागेंगे। प्राइवेट पार्टी, यस दे कैन चैलेंज। और अभी एक और न्यूज आ रही है कि मैलाकाई ब्लैक के जाने के बाद बडी मैथ्यूज और ब्रोडी किंग ने अपनी एक और नई टैग टीम, नहीं क्या वही पुरानी टैग टीम है हाउस ऑफ ब्लैक कहलाएगी। तो जो भी है वो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बट मेरा अभी भी मानना है कि स्वर्व और ग्लोरी को रिटेन करना चाहिए। बट एक मन ये भी कहता है कि जितना हॉट अभी दी अक्लेम्ड है, मतलब क्राउड का जो रिएक्शन हो, तो वो जो टाइटल का मैच का जो पिन होगा 1-2-3 और उसके बाद की जो सेलिब्रेशन होगी और वो उस पूरे मैच के दौरान जो एक माहौल होगा, वही AEW के मतलब माना जाएगा। मतलब मोमेंट्स जो होते हैं वो मोमेंट्स क्रिएट करने की बात हो जाएगी। तो मेरा एक मन कहता है कि स्वर्व और ग्लोरी को पूरे दोनों हील टर्न कर लें और अगर अक्लेम को टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं तो ये दोनों आपस में भी काफी लंबे टाइम तक फ्यूड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा टोनी खान के दिमाग पे। इसके बाद था ये एक वुमेन टैग टीम मैच, कुछ ज्यादा खास नहीं था, मतलब जो भी था क्या, और उतना मैं ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं था। बट टोनी स्ट्रॉन्ग का मतलब सारे ही टेक्निकली वेरी गुड प्रोफेशनल रेसलर। नंबर 1 पे रखूंगा मैं सरीना डीप को, नंबर 2 पे रखूंगा मैथ्यूना को, नंबर 3 टोनी, नंबर 4 ब्रिट बेकर। बट इन सब में सबसे ज्यादा करिज्मेटिक ब्रिट बेकर। तो इन एनीवेज रैंकिंग कई बाहर में। तो अगले हफ्ते इस मैच में सबसे अजीब चीज हुई कि टोनी स्टॉर्म को पिन कर दिया सरीना डीप ने। मतलब टेलीविजन पे तुम्हारा चैंपियन तो मेरे ख्याल से हारना नहीं चाहिए, पर टोनी खान के दिमाग में शायद कुछ और ही था। और अगले हफ्ते उन्होंने एक और अरेंज कर दिया जहां टोनी स्टॉर्म, सरीना डीप, अथीना और ब्रिट बेकर होंगी एक फेटल 4-वे मैच में। तो मेरे ख्याल से टोनी स्टॉर्म ही रिटेन करने वाली है क्योंकि उनको इस हफ्ते एक पिन मिला। तो मेरे ख्याल से टोनी विल बेटर की रिटेन करें और मैं नहीं चाहता कि ये टाइटल इतना जल्दी स्विच हो या ब्रिट बेकर के पास जाए या सरीना डीप के पास। तो इसके बाद मतलब ये पूरा डिस्कस हो गया। इसके बाद आया मेन इवेंट, क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन। और ये था मेन इवेंट जहां वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन फेस करेगा जॉन मॉक्सली। तो ऑब्वियसली मेरा ये जो क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन का मैच था ये ऑल आउट में भी हुआ था। और ऑल आउट सिंस मतलब 4-4.5 घंटा लंबा चल गया तो क्राउड को उतना मौका नहीं मिला कि इस मैच को उतना एंजॉय। बट आज प्रॉपर इन दोनों को 20 से 30 मिनट मिले हुए थे अपनी पूरी स्टोरी बताने के लिए। दोनों को मैं कितना बोलूं, ब्रायन डेनियल्सन का रिंग एक्सपीरियंस 25 साल, क्रिस जेरिको का रिंग एक्सपीरियंस 35 साल, 25-35-60 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे एक रिंग में थे। तो ऑब्वियसली फैंस तो हो गए थे क्रेजी। तो ये मैच भी काफी अच्छा था मेरे को, मतलब कुछ स्पॉट्स थे जो रियली अच्छे, मतलब रियली एक्साइटिंग थे। जैसे क्रिस जेरिको ने मतलब एक पॉइंट पे ब्रायन डेनियल्सन का शिवल काट के उनके पैर पे अटैक किया सेरिब्रल असैसिन बनने के लिए। बट इन एनीवेज तो इस मैच को जीता ब्रायन डेनियल्सन ने और मेरे ख्याल से
अगर टोनी खान चाहें तो वो मेरे ख्याल से दे सकते हैं टाइटल टू ब्रायन डेनियल्सन। मतलब ब्रायन डेनियल्सन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी काफी अच्छे अच्छे टाइम मतलब मौकों पे टाइटल होल्ड किया है, जैसे रेसलमेनिया 30 जहां उन्होंने डिफीट किया था रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को। और इस अब अगले हफ्ते का जो ग्रैंड स्लैम होने वाला है इसमें वो डिफीट कर दे जॉन मॉक्सली को और होल्ड कर लें वो टाइटल 3 या 4 महीने के लिए मिनिमम, तो मैं काफी खुश रहूंगा, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन एक ऐसा बंदा है जो अपने कंधे पे अपनी एक पूरी कंपनी लेके चल सकता है। तो मेरे ख्याल से जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन पार्ट 2 ये अच्छा लगता है मेरे को। एडब्ल्यू रीमैच को रिकॉग्नाइज करता है कि जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन डेनियल्सन दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले इनका मैच हुआ था रेवोल्यूशन 2020 में, उसके बाद से ही तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब बना था, मस्त गुरुजी विलियम रीगल रहते। तो मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन में ग्रैंड स्लैम की थोड़े टाइम बाद वीडियो डालूंगा, बट मेरे ख्याल से एक मेरा मन यही कहता है कि ब्रायन डेनियल्सन को बना दो तुम AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अगर जॉन मॉक्सली बनते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़े टाइम में उनको टाइटल तो ड्रॉप करना ही है MJF को, तो बेटर है कि MJF आए ब्रायन डेनियल्सन की तरफ टाइटल के लिए, तो काफी एक दूसरे के बीच में काफी अच्छे डायनामिक प्रोमोज देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा शो था, काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ भी काफी अच्छा था। उसके बाद डायनामाइट भी काफी ठीक है। कल हमें NXT ब्लैक एंड गोल्ड थोड़ा सा देखने को मिला, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा उस ब्लैक एंड गोल्ड का मतलब भी क्या था। उसके बाद अभी स्मैकडाउन है, फिर रैम्पेज है, तो अभी हाल फिलहाल में कोई पेपर व्यू नहीं है। अगला पेपर व्यू शायद अक्टूबर में ही है, एक्सट्रीम रूल्स, जिसमें रोमन रेंस नहीं। तो यही है इस हफ्ते का डायनामाइट। और ब्रायन डेनियल्सन चैलेंज करने वाले हैं जॉन मॉक्सली को। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्यों ना एक हाई हैंड शेक कर। चलो ठीक, जय सिया राम।